डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेज डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेज एंड डिटर्मिनेंट, इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब ये हो गया कि उसमें मोर देन 2 इक्वेशंस हो सकते हैं। तो मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 2 इक्वेशंस का मतलब 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस का मतलब 3 वेरिएबल होने चाहिए। तो इस तरह से उन वेरिएबल्स का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेज। तो पहला टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 पार्ट और भी हैं। इस सिस्टम का नेचर पता चलता है, जिससे कि पहला होता है आपका कंसिस्टेंसी एंड सेकंड होता है आपका इनकंसिस्टेंसी। यानी वो सिस्टम जो है उसको कब हम कहेंगे कंसिस्टेंस और कब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, तो ये डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन पे। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो सिस्टम के एक सॉल्यूशन हो या मोर देन 1 सॉल्यूशन हो, जिसे कहते हैं मेनी सॉल्यूशंस, तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा कंसिस्टेंस। अगर उस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंस कहेंगे। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है इस पे 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो फाइंड द सॉल्यूशन, और दूसरा सिंपली चेक करने के लिए आता है आइडेंटिफाई द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, तब भी हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंस। और जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उससे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला हमने लिया हुआ 3 इक्वेशंस का यहाँ पे सेट लिया हुआ है। तो 3 इक्वेशंस के मतलब क्या हो गए? 3 वेरिएबल यानी x, y, z। तो ये इक्वेशंस हमने लिया है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। इसको हम लोग कहेंगे क्या? सेट ऑफ इक्वेशन। इसको हमने सेट ऑफ इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ले रखा लेट a = दिस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स आया कहाँ से हैं? तो देखिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इस इक्वेशंस में वेरिएबल्स के क्या हैं? कोफिशिएंट हैं। देखिए, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c1 इज द कोफिशिएंट ऑफ z, यानी फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो होंगे x, y, z के, वो फर्स्ट रो का एलिमेंट होंगे। सेकंड इक्वेशंस के जिसमें भी x, y, z के कोफिशिएंट्स होंगे वो सेकंड रो के एलिमेंट होंगे। देखिए a2, b2 एंड c2। थर्ड इक्वेशंस के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो थर्ड रो के एलिमेंट होंगे, a3, b3 एंड c3। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ले रखा है कैपिटल X। कैपिटल X कंटेन्स द वेरिएबल x, y, z। तो यहाँ पे हमने लिया है x, y एंड z। और कैपिटल B = हमने मैट्रिक्स लेकर रहा है दैट इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कौन सा? d1, d2 एंड d3। तो इस तरह से लेट a = कोफिशिएंट, x इज द वेरिएबल एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अब देखिए, इसी के बिहाफ पे हम लोग इक्वेशन को इस सिस्टम के ले सकते हैं। सो सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट मे बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a, या इसी को ऐसा लिख देते हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3। दिस इनटू यहाँ पे क्या लेंगे? x, y, z एंड दिस इज इक्वल टू d1, d2 एंड d3, d1, d2 एंड d3। इसका मतलब ये हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? मैट्रिक्स A को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? b को। दैट इज, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं ax = b। ये क्या हो गया आपका? ax = b, यानी ax = b। तो अब जरा देखिए, इसको जरा मल्टीप्लाई करके आप देखो रो कॉलम। तो a1x + b1y + c1z = क्या आ गया? d1। देखिए, तो पहला इक्वेशन आ रहा है। सेकंड रो कॉलम को a2x + b2y + c2z = d2 आ रहा है इक्वेशन। a3x + b3y + c3z = d3। तीनों इक्वेशंस आ गए। तो इन इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात आती है। सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे? किसका सॉल्यूशन चाहिए हमें? इस x, y, z का वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू हमें चाहिए। अलजेब्रिकली अगर देखें तो यहाँ से x = अगर a को डिवाइड करेंगे तो b/a, मतलब b × a इनवर्स कह सकते हैं।
x इजिकल टू, ठीक है, यानी ए इनवर्स बी भी कह सकते हैं। तो हम लोग अलजेब्रिकली तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो मैट्रिसेज है, तो मैट्रिसेज को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ए एक्स इजिकल टू बी, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है x इजिकल टू ए इनवर्स बी। वो कैसे आता है देखिए, मान लेते हैं इस पूरे इक्वेशन में अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाइड, तो देखिएगा रफली मैं बता रहा हूँ, इसको नोट नहीं करने की जरूरत है। ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। और आई इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स बी। यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेथड्स है, तो हमें सिर्फ ये जानना है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका आ गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो आपका सॉल्यूशन आएगा। तो अब सवाल उठता है किस पे, इनवर्स के लिए। तो इन्वर्स का मैंने बताया था आपको कि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो अगर आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला यहाँ पे हम केस क्या लेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, और सेकंड केस लेंगे हम लोग क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में भी दो केसेज आ जाएंगे, ठीक है। पहला हम लेंगे किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखिए, यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो केस फर्स्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन then ax is equal to b has unique solution। उस केस में क्या होगा आपका, x is equal to b, यानी कि जो इक्वेशन था आपका x is equal to b, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा। तो x is equal to b has unique solution given by x is equal to a inverse b, यानी कि उस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ऑलरेडी ए है, हमने पहले ही चेक कर रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाल चुका है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। जैसे ही एडजॉइंट आ जाए तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। आप वहाँ पर वैल्यू रखोगे इनवर्स का, और ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के बाद आप मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका एक्स का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला केस। अब हम लोग केस सेकंड और केस थर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड केस है आपका कि इफ़ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका जीरो हो जाता है, इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उस केस में हमें एक और फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इफ़ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो भी आ जाए और नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। तो पहला केस इसमें आ गया इक्वल टू जीरो, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी उस केस में उस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, कंसिस्टेंट। पहला वाला भी हमारा कंसिस्टेंट था, उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट वाला भी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आ जाता है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट और उस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस आपका है सिमिलर,
ए इक्वल टू जीरो के लिए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज दिस इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले वाले केस में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, अब क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी इस केस में इस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंसिस्टेंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंस के लिए आपका नो सॉल्यूशन। तो अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जिसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो के लिए सिस्टम आपका कंसिस्टेंट और मेनी सॉल्यूशन होंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट एंड द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको आपको याद रखने होंगे, उसी के बेस पे आप कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो, इनकंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग मूव करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, यानी हमें चेक करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसको आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, सॉल्यूशन द, या ऐसा लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस मे बी रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट इक्वेशंस के एलिमेंट होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, यानी कि 1 1 और 1, क्योंकि उसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो कहाँ से आएगा, सेकंड इक्वेशन से, यानी 2 3 2, तो यहाँ पे आ गया 2 3 2। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एंड 2a, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड, यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स। और b इक्वल टू किसने क्या बताया था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आपका 1 2 4, ये सबसे पहले हमें लिखना होगा, मेंशन करना होगा। इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे बी रिटन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म x इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू वेरिएबल, b इक्वल टू कांस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट आपका 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करना पहले से जानते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 6a माइनस 2a माइनस 1 इंटू 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस 2a और यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस ए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी यहाँ पे 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे ए आ गया। तो ये कांस्टेंट ए आ गया, 4a माइनस 2a, और ये क्या आ गया आपका माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ए। तो ए क्या है, कुछ वैल्यू है कांस्टेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो गया आपका, ये कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। केस फर्स्ट याद कीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सिस्टम का क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हमारा हो गया इसका आंसर। हमें क्या चेक करना था, सिर्फ कंसिस्टेंसी हमें चेक करना था, तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ जाता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, केस सेकंड और केस थर्ड याद कीजिए। तो डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ जाता तो उस केस में एडजॉइंट a इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट a इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो कंसिस्टेंट, एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 पे इनकंसिस्टेंट, एंड एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 आता तो आपका कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होता है और उस सिस्टम का सॉल्यूशन कितना होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
इक्वेशंस को तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पिछली क्लासों में हम लोग पढ़े हैं कैसे सॉल्व करना। तो सिंपल जिस मेथड से हम लोग करते थे ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन अब हमें उसी क्वेश्चंस को, उन्हीं इक्वेशंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पहला स्टेप क्या, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन may be written as किस फॉर्म में, ax इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैंने बताया था पहले भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये हो गया आपका a। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 4 0 2। तो ये आपके हो गए मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपके इक्वेशंस, यानी a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द वेरिएबल एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। एक बार फिर से आप कोफिशिएंट्स को मैच कर लीजिए, 1 -1 1, ठीक है, 2 1 -3 और 1 1 1, कांस्टेंट क्या हो गया 4 0 2। अब हमें निकालना है क्या इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले चेक करें कि ये जो है आपका मैट्रिक्स वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, मेथड आपको पता है पहले हम लोग कर चुके हैं। तो 1 + 3 + 1 हो जाएगा आपका 2 + 3 + 1 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 4 + 5 + 1, दिस इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट एक कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में कौन सा केस, फर्स्ट केस, यानी कि कंसिस्टेंस। और सॉल्यूशन कितने होंगे आपके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड का ओनली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें क्या चाहिए, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है आपका a इनवर्स b, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो x इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, a इनवर्स b। तो a इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए, और एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो अब हम लोग कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते जाइए, नाउ कोफैक्टर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A11 से। तो A11 रिप्रेजेंट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, और A11 क्या है आपका 1 है। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, इसको हम हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा 4। अब हम निकालेंगे A12 माइनस साइन, क्यों, क्योंकि 1 + 2 = 3, 3 इज द ऑड नंबर, तो साइन क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप कैलकुलेट करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 2 × 1 2 2 + 3 क्या हो गया आपका 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग -5। A13 साइन चेंज नहीं होगा, A13 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। देखो कैसे, इसके कोफैक्टर निकालना है, इसको आप हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे, 2 × 1 -1 यानी कि 1। अब क्या कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ से ले लो A21 इज इक्वल टू, तो A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, -1 × 1। और एक चीज़ और, A21 है तो साइन क्या होगा आपका माइनस, क्योंकि 2 + 1 = 3, 3 इज द ऑड नंबर, यानी साइन आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके लिए कैलकुलेट करो, इसको आप हाइड करोगे, इसको आप हाइड करोगे, तो -1 × 1 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे लिखोगे -1 और -1, दिस इज इक्वल टू 2। अब कैलकुलेट करोगे A22, ये तो प्लस ही रहेगा साइन इसका, इसको हाइड करोगे आप, इसको हाइड करोगे, तो 1 - 1 क्या आ गया आपका 0। अब आप लोगे क्या, A23 इज इक्वल टू, A23 कितना आ जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ में आएगा 2 3, इसके लिए तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज, तो यानी कि 1 + 1 क्या आ गया आपका 2, ये आ गया। अब आप कैलकुलेट करोगे क्या, अब कैलकुलेट करो A31 इज इक्वल टू, A31 कौन सा, ये एलिमेंट, यानी इसको क्लोज क्या आ गया 3 - 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब आप कैलकुलेट करोगे A32 माइनस साइन रखोगे, इसके लिए ये लाइन क्लोज -3 - 2 कितना हो जाएगा आपका -5 और यहाँ पे -5, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया +5। अब आप लोगे क्या A33, दिस इज इक्वल टू, इसके लिए क्लोज करोगे तो 1 + 2 क्या आ गया आपका 3। तो ये आपके आगे कोफैक्टर्स। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एडजॉइंट निकालने का। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, तो इसको तो आप ऐसे लिखोगे हॉरिजॉन्टली 4 - 5 1, और फिर ट्रांसपोज जब लोगे तो क्या हो जाएगा ऐसे ही। तो सिंपल आप क्या करो, दिस इज द एडजॉइंट। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो
इसको आप लोग सीधा ऐसे रख दो, यानी कि 4 -5 1, ये आपका जो है फर्स्ट कॉलम हो गया। ये सेकंड कॉलम हो गया, 2 0 -2 कर दो, 2 0 -2, और इसको निकालो तो क्या हो जाएगा 2 5 एंड 3। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसी सीक्वेंस में आपका कैलकुलेट होना चाहिए 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। सिंपल आप इसको लो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम यहाँ पर रख दो, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप इसी को, इसको मान लो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना है 10, एडजॉइंट ए का वैल्यू आप यहाँ पर रखिए 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3। ये हो गया आपका इनवर्स। अब क्या करना है हमें, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको कैलकुलेट करना है x, हमें x चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b, x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b। तो यहाँ तक आपका सही है। अब हम लोग x इज इक्वल टू a इनवर्स b कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ। अब देखिए, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, सिंस x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे 1/10, और ये क्या था आपका 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3। ये तो आपका हो गया a इनवर्स। और b का वैल्यू क्या था आपका 402, b का वैल्यू क्या था आपका 402, आई थिंक यही था, चेक कर लीजिए, मैं तो बिठा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे करना है हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 4 क्या जाएगा आपका 16, 2 × 0 +0 और +2 × 2 4, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 × 4 -20 +0 +10। थर्ड रो 4 0 +6, दिस इज इक्वल टू 1/10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 -10 और 10, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आप कॉमन निकालोगे तो 10/10, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10/10, तो यहाँ से आपका 2 -1 और 1। ठीक है, तो ये 10 और 10 कैंसिल, यानी कि आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू कौन सा वेरिएबल था आपका एक्स वाई जेड का, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू XYZ, यही था ना। और दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 -1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लॉय x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। ये आपका आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। यानी कि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा था कि अगर A आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आगे आपका यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। अब आपको अगर चेक करना, वेरीफाई करना हो कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है, तो इस x y z की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख दो। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन आपका सही है। तो ये आपके बेसिक मेथड्स हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंसी में क्या होता है, या सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो इस क्वेश्चन को बनाने से क्या फ़ायदा होगा, दो फायदे होंगे। आपका क्या क्या रिपीट हो रहा है, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इन्वर्स, ये तीनों चीज़ों को आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आपका ये चीज़ तो इसमें इन्वर्स निकालने के लिए आपका यूज में आएगा। कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज भी आपका यूज में आ रहा है, एडजॉइंट भी आपका यूज में आ रहा है, और इन्वर्स का फॉर्मूला आपका। तो इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है इस मेथड से कि आप डायरेक्टली कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस को लगा डालिए, सारा आपका जो है उसमें आपका बार बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक टाइप है होमोजीनियस के लिए। देखिए, जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था हमारा ax इजिकल टू बी। तो ax इजिकल टू बी क्या था हमारा कांस्टेंट था उस इक्वेशन में, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो d1 d2 d3 कहते हैं आपके मैट्रिक्स बी थे, तो उसको हम लोग क्या लिखते थे इक्वेशंस को ax इजिकल टू बी। तो ax इजिकल टू बी यानी b अगर कोई कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे, नॉन जीरो नंबर है, तो वो कहलाता है आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में देखा। अब अगर वहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, यानी बी क्या हो जाए आपका जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इफ़ बी इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स।
देन Ax इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। यानी Ax इज इक्वल टू 0 यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके भी कुछ केसेज हैं। तो देखिए, पहला हमारा केस है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0। उसमें भी हम लोगों ने पहला वही लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कंसिस्टेंस का केस था, यूनिक सॉल्यूशन। तो जरा देखिए यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स कि ए क्या हो गया आपका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से Ax इक्वल टू बी के जगह पे हमने 0 लिया हुआ है, तो इसका तो एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, क्योंकि जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इन्वर्स क्या करता है आपका? एग्जिस्ट। अब जरा देखिए, हमने इक्वेशन लिखा हुआ था कि Ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू उस केस में A इन्वर्स इंटू बी था। अब b आपका हो गया 0, तो 0 मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? हम लोग यहाँ पे चलिए फिर से मैं बताता हूँ, x इज इक्वल टू बी था, तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे? A इनवर्स इंटू बी लिखते थे। अब b यहाँ पे 0 है, तो उस केस के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो A इनवर्स एग्जिस्ट, x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब ये जो x था वो क्या था आपका? x1, x2, x3, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। तो अगर n वेरिएबल्स के इक्वेशंस अगर हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू अप टू xn इक्वल टू क्या? 0। तो जब भी सारे वेरिएबल्स का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशंस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए। तो पहला जो हमारा केस आया, अगर आपका ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है, तो उस केस में होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमेशा क्या मिलेगा आपको? ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0। ये आपका केस फर्स्ट। अब सेकेंड केस लेते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ए इंटू बी। हम लोगों ने पिछले वाले केस में भी जब आपका सिंगुलर मैट्रिक्स आया था तो हमने क्या कैलकुलेट किया था? एडजॉइंट ए इंटू बी। और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 पे हमारा उसमें भी क्या था? सिस्टम कंसिस्टेंट, और नॉट इक्वल टू 0 पे इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलता था? सिस्टम कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में बहुत सारे आपको सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, लेकिन कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका ये केस आ जाए, आप क्या करना, मान लेते हैं कि आपके पास 3 इक्वेशन था, वही जो मैंने पहले लिया था, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0 वाला केस। मान लीजिए 3 इक्वेशन अगर हैं, तो आप क्या करोगे? किसी एक इक्वेशन में z का वैल्यू आप k से रिप्लेस कर दो। z को आप किससे रिप्लेस करोगे? k से। और k क्या होगा आपका? कोई कांस्टेंट या रियल नंबर होगा आपका। तो इक्वेशन जो है, 3 जो इक्वेशन था 3 वेरिएबल का, अब वो कितने वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा? 2 वेरिएबल में, सिर्फ x और y में। अब 2 इक्वेशन जब आ गए, उन 2 इक्वेशंस के लिए आप वही मेथड फिर से यूज कर लो, एक नया मैट्रिक्स बनाओ Ax इक्वल टू बी का, और उसके बेस पे आप वहाँ से सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। k के टर्म्स में वो आएगा, यानी x का सॉल्यूशन भी k के टर्म में आएगा, y का सॉल्यूशन भी k के टर्म में आएगा, और z का सॉल्यूशन भी k के टर्म में आएगा। तो इसका एल्गोरिथम है कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, टू फाइंड दिस सॉल्यूशन पुट z इक्वल टू k एंड सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस फॉर x एंड y बाय द मैट्रिक्स मेथड। यानी कि उस इक्वेशन को आप 3 इक्वेशंस को 2 वेरिएबल में रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि z को आपने k से रिप्लेस कर दिया, तो z आपका तो एलिमिनेट हो गया, कांस्टेंट के टर्म में आ गया। अब वहाँ से x और y को आप वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स मेथड से, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आपका होमोजीनियस का केस होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं होमोजीनियस के केस पे, ठीक है। तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में क्या है? x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, सारे कांस्टेंट क्या हो गए आपके? 0। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? आपका होमोजीनियस कहलाएगा। और एक बात और, होमोजीनियस के केस में जो हमारा केस सेकंड था पिछले वाले में, एक तो हमारा आया था कंसिस्टेंस के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू xn इक्वल टू 0। और जो लास्ट हमारा केस था, तो वहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर देना, दिस सॉल्यूशंस आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसको आप ऐड कर देना, दिस सॉल्यूशंस आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें पुट z इक्वल टू k हम लोग कर रहे थे, तो उसको आप ये लाइन आप ऐड कर देना, ठीक है। अब चलिए, तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से अगर देखोगे तो सारे कांस्टेंट क्या आपके हैं? 0 दिए हुए हैं। इट मीन्स कि ये आपका सिस्टम जो है वो क्या है आपका? दिस इज नो होमोजीनियस, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो लिखेंगे क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे बी रिटन एज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 -6 1 -1 2 -3 1 2, ये आपका हो गया दिस। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड, और बी क्या है आपका, बी तो आपका हो गया 0, तो b इज इक्वल टू क्या आपका 0 है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए b इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इसको आप ऐसे मत लिखो 0 0 0, इस फॉर्म में आप लिख दो। तो सबसे पहले आपको इस केस में क्या कैलकुलेट करना है, इसको चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 -2 -1 2 + 6 और -6 तो 1 और माइनस क्या हो गया आपका 3, तो दिस इज इक्वल टू -4 6 + 2 8 -8 1 -3 -2 इंटू -6 + 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका 0 आ गया, यानी कि सिंगुलर केस हो गया आपका ये। तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो हमने क्या देखा था, सॉल्यूशंस इसके क्या होंगे, आपको मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना था, एल्गोरिथम क्या करता था आपका केस थर्ड में, पुट z इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट z इज इक्वल टू के इन फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट किसी भी दो में लगना, फर्स्ट हम दो ले लेना, फर्स्ट टू इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा आपका x + y -6k इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x - y + 2k इज इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 6k और x - y इज इक्वल टू -2k। ये आपका x और y दो वेरिएबल में आपका इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये आपका नॉन होमोजीनियस हो गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट में क्या आ गया 6k - 2k। तो जब नॉन होमोजीनियस आ गया तो फिर से हम इसी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b के केस में, और यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे द एबव सेट ऑफ इक्वेशन मे बी रिटन एज, क्या लिखेंगे इसको, ax इज इक्वल टू बी के केस पे। तो क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ax इज इक्वल टू बी। तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये a b आपने पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू बी नहीं आएगा। ठीक है, इसको ले सकते हैं हम लोग। तो अगर हम चाहें तो a डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि a डैश से फिर कन्फ्यूजन होगा ये कि ट्रांसपोज तो नहीं है, तो a ही रहने देते हैं। तो a x इज इक्वल टू बी कर रहे हैं, a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 -1, ये हो जाएगा आपका, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अब आपके पास सिर्फ x और y दो ही वेरिएबल है ना, इस इक्वेशन के लिए कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ दो वेरिएबल, और b इक्वल टू क्या आ गया आपका 6k एंड -2k, ये आपका आ गया b इक्वल टू। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर से वही आपस प्रोसेस, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -1 -1 इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा केस हो गया, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर में क्या सॉल्यूशन तो निकलेगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आपका अगला प्रोसेस क्या होता है, एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था 2/2 के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। क्या बताया था मैंने, इस वाले डायगोनल को क्या करना था आपको, इंटरचेंज करना था, और इसको क्या करना था आपका साइन चेंज करना था। इसको जब इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये वाले एलिमेंट के क्या करना था आपको, साइन चेंज करने थे, यानी कि -1 और -1। तो ये आपका डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, किसके लिए, सिर्फ 2/2 के लिए। तो यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए। अब इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -2
एडजॉइंट ए कितना है, तो -1 -1 -1 और 1। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, सारा माइनस कॉमन निकालो या इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 1 1 1 और ये -1, यानी ए इन्वर्स का वैल्यू आ गया। तो अब क्या मेथड कहता है, x इक्वल टू, तो देयरफॉर या नाउ x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, तो ए इन्वर्स का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 1/2 1 1 1 -1। बी का वैल्यू कितना है 6k और यहाँ -2k। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया, आ गया सॉल्यूशन। अब इसका सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको हम लोग चेंजेस क्या कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो x इज इक्वल टू 1/2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6k -2k, क्या लिखेंगे 6k -2k। सेकंड रो को उठाइए 6k + 2k, तो 6k + 2k। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 4k और यहाँ पे आ गया 8k। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2k और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k। अब देखो x, कौन सा x था आपका, x और y का, तो देयरफॉर x y इज इक्वल टू 2k 4k। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 4k और z इक्वल टू तो पहले ही आपने लिया था, क्या लिया था k, तो z इक्वल टू क्या हो गया आपका k। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो मैंने सॉल्यूशन दिख रहा है, क्यों मैंने सॉल्यूशन दिख रहा है, k का वैल्यू रखते जाइए, इसमें जो भी रियल नंबर रखना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x y z का बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये मेथड था आपका होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सॉल्व करने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यानी कि जब आपका डिटर्मिनेंट यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स जब आ जाएगा, का सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा होमोजीनियस में, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका नॉन ट्रिवियल होगा, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो ये दोनों पॉइंट मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस का भी देख लिया और नॉन होमोजीनियस का भी देख लिया, दोनों ही केसेज हम लोगों ने देख लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।